नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूपीएससी 2025 प्री के लिए करंट अफेयर का जो वेटेज आप लोग देख रहे हैं कि निरंतर किस प्रकार से लोक सेवा आयोग जो है करंट अफेयर को टफ और हार्ड बनाता जा रहा है और उसकी अप्रोच किस तरीके की हमारी होनी चाहिए, वो हम इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से समझेंगे। तो एक क्लास इस सीरीज की हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है और जो बच्चे कंटिन्यूस रूप से इस सीरीज में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइज जब करोगे आप इसका, तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि उसी शिद्दत से आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे जिस शिद्दत से प्रशिक्षण आईएएस और टीम जो है आपको कंटेंट अवेलेबल करा रही है करंट अफेयर का। तो आज की जो सीरीज है वो सेकंड क्लास है भाई हमारी, और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही, पेन ले लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पृथ्वी विज्ञान योजना में सम्मिलित उपयोजना या उपयोजनाएं हैं। ऑप्शन आपके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बतानी है कि कौन कौन सी उपयोजना जो है वो सब प्लान जो है वो आपके पृथ्वी विज्ञान योजना में शामिल हैं। तो ऑप्शन ए है आपका वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं, जिसे अक्रॉस का नाम दिया गया। दूसरा है आपका महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, जिसे ओ स्मार्ट नाम दिया गया। तीसरा है आपका ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर, जिसे आपका पेसर नाम दिया गया। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान सेज, जिसे कहा गया। तो इन चारों में से कौन कौन सी उपयोजनाएं हैं जो आपकी पृथ्वी विज्ञान योजना में शामिल हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में बता देता हूं कि आपकी जो पृथ्वी विज्ञान योजना है, इस योजना में कितनी उपयोजना है। तो देखिए, इसमें आपकी 5 उपयोजनाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक योजना के अंतर्गत कितनी उपयोजनाएं काम कर रही हैं, तो 5 हैं, जिनमें से 4 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं और इसके अलावा एक और है हमारा, ठीक है। पेसर हो गया, जैसे मैं यहां पर 5 के नाम लिख देता हूं। अक्रॉस हो गया, नंबर 2 ओ स्मार्ट, नंबर 3 पेसर, नंबर 4 सेज और नंबर 5 रीच आउट। ये 5 उपयोजनाएं हैं। रीच आउट का जो फुल फॉर्म है आपका अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच। अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच, ठीक है। तो ये 5 उपयोजनाएं हैं। अब पृथ्वी विज्ञान योजना जो है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। एक ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि कृषि विज्ञान मंत्रालय ने लगभग 5,000 करोड़ की एक योजना लॉन्च की, जिसमें 5 आपकी उपयोजनाएं शामिल हैं। और इसका जो कार्यकाल है, यानी कि कब से कब तक, तो 2021 से लेकर के ये योजना 2026 तक के टर्म में चलाई जा रही है। और इसका जो कुल बजट है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी जो कुल लागत है इस योजना की वो कितनी है, तो लगभग में 5,000 करोड़, या हम ये भी कह सकते हैं एग्जैक्ट कि 4,797 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चला रहा है। और इस एक योजना के अंतर्गत आपकी 5 उपयोजनाएं हैं। तो इनमें से जो स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं ये भी आपका ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और 5वां जो ऑप्शन में नहीं है वो रीच आउट है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें वो डी हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 3 और 4 हमारे चारों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान से राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। तो देखिए, यूपी में अभी रिसेंट में एक फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। और ये आपका एक एसी रेस्टोरेंट है जो प्रयागराज में यमुना नदी पर बनाया गया है। आप यहां से
पूरा यमुना नदी का व्यू ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिए कि प्रयागराज में ये प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि अभी 2025 में महाकुंभ का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो महाकुंभ के आयोजन से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है और इसके लिए महाकुंभ एक अलग से एक जिला भी बनाया गया है यूपी में। तो फैक्चुअल सवाल था कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीएम योगी जी ने एक तैरते हुए रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और ये रेस्टोरेंट आपका गंगा की सहायक यमुना नदी पर बनाया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिवर्स फ्लिपिंग संदर्भित करता है। तो वो रिवर्स फ्लिपिंग वर्ड जो है वो किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी आपकी इकोनॉमी में जो करंट अफेयर में आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी, तो आपको उन टर्म्स पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इनका जो मूल भाव है, इनका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि एक शब्द अपने आप में ही बहुत सारी परिभाषा को समाहित करके रखता है। तो एक एक टर्मिनोलॉजी को ही, जैसे रिवर्स फ्लिपिंग को ही हम लोग रीडोमिसाइलिंग भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? रीडोमिसाइलिंग। ये भी कई बार चर्चा में रहता है, तो इस बार काफी चर्चा में रहा रिवर्स फ्लिपिंग। तो या फिर डी रोमिसाइलिंग, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? डी रीडोमिसाइलिंग या रिवर्स फ्लिपिंग। इन दो शब्दों के अगर भाव की बात की जाए तो इनका दोनों का भाव एक ही है, लेकिन शब्द दोनों अलग अलग हैं। तो क्या है? पहला ऑप्शन, कराधान से बचने के लिए कंपनियां विदेशी स्थानों पर मुनाफा दिखा रही हैं, यानी कि टैक्स से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि जो आपकी फॉरेन में नई कंपनियां खोली हैं वहां पर ये मुनाफा यानी कि प्रॉफिट को शो कर रही हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है इसका। दूसरा है कि कराधान से बचने के लिए कंपनियां उल्टे शुल्क ढांचे का दुरुपयोग कर रही हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, और पहला वाला भी नहीं है। तीसरा है कि भारतीय कंपनियां किसी विदेशी इकाई को स्वामित्व हस्तांतरित कर रही हैं। अगला कि कंपनियां अपना अधिवास वापस भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। तो देखिए रिवर्स फ्लिपिंग, रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब है कि जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो कुछ कंपनियां हमारे भारत की ऐसी हैं जो विदेशों में भी काम कर रही हैं। तो अब उन कंपनियों को लगता है कि वो अपना हेडक्वार्टर अब यहाँ से इंडिया में शिफ्ट कर दें और वहीं से अपने पूरे बिजनेस को रन कर सकें, है ना। तो जो कंपनियां अपना अधिवास या अपना ऑफिस हेडक्वार्टर वापस भारत में ट्रांसफर कर रही हैं उसका मीन्स ही होता है रिवर्स फ्लिपिंग, है ना, या डी रीडोमिसाइलिंग। तो ये याद रखना कि कंपनियां जो हैं वो अपने अधिवास को वापस जब भारत में ट्रांसफर करती हैं या अपने सेटलमेंट को वापस इंडिया में ट्रांसफर करती हैं तो इसी का मीन्स क्या होता है? रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं इसी को, और इसी का दूसरा नाम रीडोमिसाइलिंग है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि जिस दिन आप एग्जाम दें तो वहां पर चीजें आपको सुनी हुई ना लगें। सुनी हुई तो लगेंगी लेकिन सुनी सुनी ना लगें। अगर इस तरीके के सवाल आ जाएं तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से धैर्य के साथ कर सकें। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया है। दूसरा, लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि जो L1 है, ये जो नाम है ना आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो सूर्य से संबंधित ये मिशन है हमारा। और L1 एक ऑर्बिट है, तो वो देखते हैं क्या है लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है आपका। तो L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि अभी हाल ही में जनवरी में इसरो ने क्या किया है कि सूर्य की कक्षा का अध्ययन करने के लिए आपका आदित्य L1 कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। और इस आदित्य L1 को सूर्य की हालो ऑर्बिट में, कहां पर? हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है।
ठीक है, एक तो ये पॉइंट और भी यहां पर मेंशन हो सकता है, ऐड हो सकता है। दूसरा ये कि भाई ये भारत का क्या है, आदित्य L1 ये भारत का पहला सौर अभियान है। क्या हो जाएगा, ये भारत का पहला सौर अभियान, यानी कि सूर्य से संबंधित भारत का पहला मिशन या अभियान कौन सा है, तो आप बताना आदित्य L1 है, जिसको जनवरी 2024 में ही इसरो ने लॉन्च किया है। और ये कहां पर स्थापित किया गया है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब ये जो आपका मिशन है या जो अभियान है, ये किन किन चीजों का अध्ययन करेगा, तो यहां भी विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि और भी फैक्ट्स आपको एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा कि सूर्य के कोरोना का ये अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा, सूर्य के कोरोना का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, सूर्य के जो भीषण ताप है, यानी कि इतना टेम्परेचर है सूर्य का, तो उसके टेम्परेचर का भी ये स्टडी करेगा, भीषण ताप का अध्ययन। और तीसरे नंबर पे आप याद रखना कि भाई पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके इफेक्ट को भी, कि भाई इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये तीन चीजों के अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अब आपको अगला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ये है कि जो L1 बिंदु है, लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये वो स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, यानी कि एक तरफ आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है, और एक तरफ आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई है ना। यहीं से हमने क्या किया है, इसको लॉन्च किया, स्थापित किया है। तो L1 क्या है, तो देखिए L1 सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है यहां भी। तो मान लीजिए यहां कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई वस्तु ना तो यहां जा रही है और ना ही यहां जा रही है, बल्कि वो एक जगह पर स्थिर होके इसके चारों तरफ, यानी कि सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, वो परिक्रमा कर रही है ना। ऐसे बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं। तो ये आपका L1 पॉइंट हो जाएगा। यहां कौन सा पॉइंट हो जाएगा, L1 पॉइंट या लैग्रेंजियन बिंदु। अब ये वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कोई भी वस्तु क्या रहती है, संतुलित रहती है। अब यहां से जब ये मिशन या ये अभियान जो है आदित्य L1 जो है, जो परिक्रमा करेगा सूर्य की, तो इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो देखिए ये सूर्य की परिक्रमा करेगा आपका 178 डेज में, यानी कि 178 दिन में एक परिक्रमा इसके द्वारा तय की जाएगी। और लैग्रेंजियन पॉइंट की जो दूरी है वो पृथ्वी से इसकी दूरी है 15 लाख किलोमीटर। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहां पर एक साथ समझ में आ रहे होंगे। तो L1 से संबंधित अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आदित्य L1 से संबंधित, वो आपका गलत नहीं होगा। तो पहला तो ऑप्शन 2 तो आपके क्वेश्चन में ही मिल गए हैं। उसके अलावा किस संस्थान ने इसको लॉन्च किया है, किस ऑर्बिट में छोड़ा है, भारत का कौन सा मिशन है, इससे किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा, L1 क्या होता है, सूर्य की कितने समय में यह परिक्रमा करेगा, या L1 की पृथ्वी से कितनी दूरी है, वो सारे बेसिक पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो है हमारा वो है कि हाल ही में चर्चा में रहे जीवाणुनाशक जोशुरा बल्बिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी हाल ही में एक बैक्टीरिया की खोज की गई है, जो बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां होती हैं उसके लिए एक वैक्सीन खोजी गई है जिसका नाम है जोशुरा बल्बिन। तो इसके संदर्भ में क्या क्या सही है, क्या गलत है, तो देखते हैं कि यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक है। दूसरा, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो देखो ये जो आपका जोशुरा बल्बिन एंटीबायोटिक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को टारगेट करता है, और ये ग्राम नेगेटिव। तो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको समझा दूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बैक्टीरिया है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव,
और एक है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहां ये इसको टारगेट करेगा, है ना, और इसको टारगेट करेगा कहने का मतलब ये है कि ये इस बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली पर आक्रमण करेगा और धीरे 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 उसके लिपोपॉलीसेकेराइड के जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उसका जो परिवहन तंत्र है, उसको ये बाधित कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए इसको एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही है। दूसरा कथन है इसे कि भारतीय अनुसंधान यानी कि ICAR के द्वारा, तो नहीं भैया, ये गलत है। इसको लॉन्च किया गया है या इसको डेवलप किया गया है रोस कंपनी के द्वारा, है ना। तो रोस कंपनी का आपको नाम याद रखना है, रोस कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, एक चीज याद रखिए। दूसरा कि इसको यूएनओ ने भी, किसने, यूएनओ ने भी अभी हाल ही में महत्वपूर्ण रोगजनक के रूप में इसको परिभाषित किया है। तो ये कुछ पॉइंट इसके बारे में और इंपॉर्टेंट हैं कि महत्वपूर्ण रोगजनक के बारे में, ये साइंस टेक का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो महत्वपूर्ण रोगजनक के बारे में यूएनओ ने अभी किस एंटीबायोटिक को दर्जा दिया है, तो वो आपका जोसोरावल्पिन है। ये एक एंटीबायोटिक है जो रोस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर प्रभाव डालेगा या उसको टारगेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा केवल एक स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपका। कथन क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी ये एक इंपॉर्टेंट डेट है आपकी इतिहास में। तो इस समय क्या होता है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भाई भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों? इसका अगला स्टेटमेंट कि वर्ष 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसमें क्या बताना है आपको कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यही वाला हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, और पोरबंदर में। उसके बाद ये इन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की और 1893 में ये अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका जाने के बाद में इन्होंने वहां पर टालस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और वहीं पर इंडियन ओपिनियन के नाम से एक समाचार पत्र निकाला और रंग भेद के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किए थे और यहीं से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलनों की शुरुआत की। और दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि जब इनको लगा कि अब हमें अपने भारत में अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो 9 जनवरी को 1915 को ये कस्तूरबा गांधी के साथ जब भारत वापस आए तो इनके उसी दिन की खुशी में क्या किया जाता है, इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये और याद रखिए कि 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में किस वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है, तो 2003 से इस दिवस को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला सवाल कि हाल ही में श्री गैब्रियल अत्तल नाम याद रखना, किस देश के सबसे युवा पीएम, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे युवा यूथ पीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है श्री गैब्रियल अत्तल। ये किस देश के सबसे यूथ पीएम हैं? तो याद रखना कि ये आपके फ्रांस के सबसे यूथ पीएम बनाए गए हैं, गैब्रियल अत्तल। ठीक है, और इन्होंने इनसे पहले जो पीएम थे फ्रांस के उनका भी नाम याद रखना, क्योंकि नियुक्ति अपॉइंटमेंट में कई बार पूर्व वाला पूछ लेता है। एलिजाबेथ बर्थ इनसे पूर्व पीएम थे, तो इनके स्थान पर अब न्यू पीएम यानी कि जो बनाए गए हैं वो गैब्रियल अत्तल हैं। ये सबसे यूथ पीएम, ठीक है, यूथ प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखना। तो फ्रांस के सबसे यूथ पीएम कौन है या किस देश के सबसे यूथ पीएम है, उनका नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो ये अपॉइंटमेंट वाले बिंदु में ये चला जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे
माविन अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माविन अंतरिक्ष यान के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की वायुमंडलीय स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना है। दूसरा है यह नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है। तो देखिए पहले हम माविन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माविन क्या है, फिर आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। देखिए माविन को ना ये इसको लॉन्च किया गया है भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान द्वारा। भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान के द्वारा इसे क्या किया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया है। और ये मंगल ग्रह के वायुमंडल की स्टडी करेगा। किसकी स्टडी करेगा? मंगल ग्रह के वायुमंडल में जो उच्च तीव्रता प्लाज्मा तरंग जो होती हैं उनका अध्ययन करेगा। वायुमंडल के उच्च प्लाज्मा तरंगों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो केवल एक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये आपकी जो बुक्स वगैरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है मिसलेनियस टाइप में, तो वहां से है कि भाई ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक जो बुक है ये किसने लिखी है। तो ये बुक जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, और पंडित हरिराम द्विवेदी जो हैं ये काव्य संग्रह लिखने वाले व्यक्ति हैं। इनकी अभी निधन हुआ है लेटेस्ट ही। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पूछ सकता है कि इनके जो 2 फेमस काव्य संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है अंगनैया और दूसरा है जीवनदायिनी गंगा। ये इनके काव्य संग्रह हैं दोनों के दोनों, जीवनदायिनी गंगा और अंगनैया। उसके बाद में एस सोमनाथ जो हैं इनका थोड़ा सा देख लीजिए। और मनोरमा मिश्रा जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कृति के आयाम। ये भी रिसेंट करंट का ही क्वेश्चन है, संस्कृति के आयाम। तो ये 3 लोगों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि अवतार ग्रुप द्वारा जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर TCWI 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के अनुसार है कि इंडिया में जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं उन वर्किंग वुमेन्स के लिए, तो देखिए इसमें 2 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो समावेशिता पर ध्यान दिया जाता है और एक अनुकूलता पर ध्यान दिया जाता है। तो समावेशिता और अनुकूलता इसको ध्यान में रखते हुए ही ये सूची जारी की जाती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इसमें जो कैटेगरी बनाई जाती है वो एक तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं, 10 लाख से अधिक, और एक 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। तो 10 लाख से अधिक कैटेगरी में जो है वो चेन्नई को सबसे सर्वोत्तम शहर माना गया है। ठीक है, और दूसरा है आपका 10 लाख से कम जनसंख्या में तो तमिलनाडु का ही एक शहर है तिरुचिरापल्ली। ये वर्किंग वुमेन्स के लिए सबसे अनुकूल शहर माने गए हैं। ठीक, तो आपके इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में देखिए एक तो चेन्नई भी है और तिरुचिरापल्ली भी है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन होता तो टाइपिंग एरर है। तो दोनों ही हमारे शहर हैं, एक 10 लाख की जनसंख्या में। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गए हैं तो आप चेन्नई को बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के
मुलुगु जिले में पुरापाषाण कालीन क्वार्टजाइट औजारों की एक नई खोज हुई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आपको इसमें से बताना है कि भाई किस राज्य में अभी क्वार्टजाइट औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी वगैरह मिली हैं। तो देखो अभी एक रिसेंट में तेलंगाना में बाढ़ आई थी, और बाढ़ जब सूख गई थी तो उसका जो बेसिन था तो वहां पर वो उस पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं वो प्रकट हो गए थे। फिर बाद में उनकी खुदाई की गई, उनकी जांच की गई, तो वो आपके पुरापाषाण कालीन निकले। तो हमारा इतिहास में एक टॉपिक आता है स्टोन एज के नाम से। तो स्टोन एज में ही उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, है ना। तो इसी में पुरापाषाण काल की है। तो आपका जो पुरापाषाण काल में जो मिली है, तो पहली बात तो आंसर जो हमारा होगा वो तेलंगाना होगा। और तेलंगाना में एक गांव पड़ता है आपका गुर्रेवाला, और एक गांव पड़ता है आपका भूपतिपुरम। तो गुर्रेवाला से लेकर के भूपतिपुरम के बीच में पूरी बेल्ट में यहां पर आपके क्या पाए गए हैं, क्वार्टजाइट औजार मिले हैं। और ये जो औजार हैं ये किस संस्कृति से संबंधित हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुरापाषाण कालीन संस्कृति से। और पुरापाषाण कालीन संस्कृति जो है वो आज से लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति मानी जाती है। 33 लाख वर्ष भी बोल सकते हैं, 30 लाख वर्ष के आसपास की ये संस्कृति है, ठीक है, जहां पर भारी क्वार्टजाइट के औजार मिले थे। तो स्टार्टिंग में ये जो औजार हैं आपके जिस स्थान पर मिले 1883 में, जब इंग्लैंड के लोग भारत पर शासन कर रहे थे, तो यहीं पर सबसे पहली जो खोज की गई थी वो अत्तिरपक्कम में की गई थी। तो पुरापाषाण कालीन हथियार भारत में सर्वप्रथम अत्तरपक्कम में खोजे गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सबसे पहले खोज हुई, इसीलिए हम इस संस्कृति को ना मद्रास हस्त कुल्हाड़ी उद्योग के नाम से, या मद्रासियन संस्कृति भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, ये याद रखना। तो सबसे पहले पुरापाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके जो औजार मिले क्वार्टजाइट के, वो सबसे पहले कहां पर देखने को मिलते हैं, वो अत्तिरपक्कम में मिलते हैं, ठीक, मद्रास में। और भूपति गुर्रुबेला से लेकर के भूपतिपुरम की जो बेल्ट है वो आपके मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, और मुलुगु डिस्ट्रिक्ट आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने, इससे बाहर यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का करंट सिनेरियो में जोड़ के देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो बेसिक फैक्ट है, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है विश्व हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका केवल हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ठीक। और सबसे पहले जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, या पहले विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन किया गया था वो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था 1975 ईस्वी में, 1975 में। और तब से यानी कि फिर लगातार 2006 से हम क्या कर रहे हैं, तो लगातार 2006 से हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं कंटिन्यूअस रूप से। बट पहला कब मनाया गया था, 1975 में। तो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा कि सेकंड वाला सही है, इसीलिए केवल 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। अगला सवाल क्या है आपका कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में रिसेंट में आपका 16वां फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं,
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं ये अरविंद पनगड़िया, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसमें 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब इन 4 सदस्यों में कौन कौन है? एक तो आपके अजय नारायण झा हैं, दूसरा एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष भी हैं और सौम्या कांति घोष भी हैं। तो चारों के चारों क्या हैं? अब इसमें से पूछा गया कि भाई जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनमें से एक सौम्या कांति घोष जो है, इनको पूर्णकालिक सदस्य नहीं बल्कि इनको अंशकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये आपके अंशकालिक सदस्य हैं। बाकी जितने भी तीनों हैं आपके ऊपर के 1, 2 और 3, ये क्या हो जाएंगे? पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे। तो ये आपके पूर्णकालिक सदस्य हो गए। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया था 16वें फाइनेंस कमीशन का, वो 31 दिसंबर को किया गया था 2023 को। और ऑप्शन जो होगा हमारा डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, ये फाइनेंस कमीशन के पूर्णकालिक लॉन्ग टर्म मेंबर हैं और शॉर्ट टर्म मेंबर आपके सौम्या कांति घोष हैं। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, इसके अनुसार वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई थी। तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बता देता हूं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी 2000 रिपोर्ट है वो क्या है। तो इसको पढ़ के जाना बहुत अच्छे से, यहां से प्रश्न बनने की संभावना, क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। रिपोर्ट 2024, तो देखिए ये जारी की जाती है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसको क्या करती है? जारी करती है। तो अभी हाल ही में इसका जो व्यापक विश्लेषण किया गया वो 2026 तक के लिए किया गया है। इसका व्यापक विश्लेषण 2026 तक के लिए किया गया है, जिसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो एक तो कोयले की निरंतर भूमिका का अध्ययन इसमें किया गया कि भाई कोयले से किस तरीके से हमारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, कितनी हमारी उस पर डिपेंडेंसी है, कोयले की निरंतर भूमिका। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उद्भव। और तीसरा है आपका परमाणु ऊर्जा की आशाजनक वृद्धि। तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई। परमाणु ऊर्जा की आशाजनक वृद्धि, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से सही हैं, तो इसके लिए आपको पहले इसको पूरा विस्तार से समझना होगा। देखो हमारा पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि 2026 तक हमारी जो विद्युत मांग है वो कोयले पर निर्भर रहेगी। किस पर डिपेंड रहेगी? कोयले पर निर्भर रहेगी। और कोयले से हमारी 68% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी होने की उम्मीद है। दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि 2023 में हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसका जो प्रोडक्शन था या उसका जो उत्पादन था वो 21%। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है? सॉरी, पूरे जितनी भी हमारी यूपी में, सॉरी उसमें इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी वो बनती है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान है वो 21% है। 21% का मतलब अगर हम गीगावाट में देखें तो 21 गीगावाट ऊर्जा क्षमता है रिन्यूएबल एनर्जी की।
कितनी क्षमता है? 21 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता के साथ में ये 21% का अपना योगदान देता है। एक चीज और यहाँ पर याद रखना कि ये कुल रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का, ये तो टोटल एनर्जी का है, ये वाला कुल एनर्जी का 21%। अब इस 21 गीगावाट जो है इसकी, ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इस कुल रिन्यूएबल एनर्जी का ये 44% है। क्या है? 44%। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी सोलर एनर्जी भी आती है, पवन ऊर्जा भी आती है, और जैसे जैसे कहा जाता है कि हमारी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में वृद्धि होगी, किसमें? सौर ऊर्जा में वृद्धि होगी, पवन ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो इससे हमारी जल विद्युत उत्पादन में भी कमी आती है, क्योंकि जल को दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम इसीलिए जो सरकार है वो किस पर ज़्यादा फोकस करती है? वो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है। तो जल विद्युत उत्पादन को कैसे कम किया जा सकता है, अगर इसके सुझाव भी आपसे पूछे जाएं तो आप क्या कह सकते हैं कि जिस समय हम रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी अपनी बना लेंगे या अच्छे तरीके से उस पर हमारी ऊर्जा क्षमता विकसित हो जाएगी, तो हमारी जल विद्युत उत्पादन में अपने आप क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो देखिए 2024 में से लेकर के 2026 तक, कब से कब तक? 2024 से 2026 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की वार्षिक वृद्धि दर है, किसकी? रिन्यूएबल एनर्जी की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितने % रही है? तो ये वार्षिक वृद्धि दर इसकी 6.5% के आसपास रही है, 6.5%। औसत ये एवरेज है आपका। और दूसरी चीज ये भी याद रखिए यहीं पर कि भारत जो है वो 2026 तक, कब तक? 2026 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। क्या कर देगा? चीन को पीछे छोड़ेगा। किस मामले में? कि एक तो विकास दर के मामले में, तो भारत की जो विकास दर है 2026 में वो चीन से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, विद्युत मांग भी भारत की चीन से ज्यादा होने की संभावना जताई गई है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके इससे संबंधित। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा है इसके अनुसार 2023 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी 2100 गीगावाट। ठीक है, हाँ दोनों सही है, यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो। तो देखिए अलवारो जो है वो किससे संबंधित है, आप ये डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे। ये हमारा एक महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका, और अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पूर्वी तट पर यहां पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये मेडागास्कर है। और मेडागास्कर जिस द्वीप में है, सॉरी जिस महासागर में है, उस महासागर का नाम है आपका हिंद महासागर। तो ये आपका हिंद महासागर है। तो यहीं पर एक चक्रवात आया था, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अलवारो। तो मेडागास्कर के दक्षिण पश्चिम में, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो यहां पर आपका अलवारो आया था जो हिंद महासागर का भी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। तो संबंधित किससे है ये? तो मेडागास्कर से है। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, कहां पर? अफ्रीका में। ठीक है, अगला सवाल कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मऊ छावनी मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मऊ छावनी भारत की सबसे स्वच्छ छावनियों में एक मानी जाती है। और इस बार मध्य प्रदेश को पहला नहीं बल्कि महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया राज्यों की श्रेणी में। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं कि आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है ये क्या है, किस प्रकार दिया जाता है, कौन देता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, तो देखिए इस पुरस्कार को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 2023 का जो पुरस्कार दिया गया वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था।
ठीक, एक तो ये याद रखिए। और ये इस स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये? 2008वां। फिर इसकी थीम भी आपको याद रखनी है कि इस पुरस्कार की थीम क्या थी इस सर्वेक्षण की। तो वेस्ट से वेल्थ कैसे बनाना है, तो वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है इसका। अब ये पुरस्कार दिया जाता है आपका 2 कैटेगरी में। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी? पहली कैटेगरी तो ये है कि जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी वाले शहर हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी, अधिक जनसंख्या श्रेणी में, और दूसरा है 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में। तो देखो, आपका जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में आपके 3 शहरों को यह पुरस्कार मिला है। पहले नंबर पे इंदौर है, और इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे पहले स्थान पर लगातार 7वीं वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका गुजरात का ही सूरत है, तो सूरत को सेकंड द्वितीय पुरस्कार मिला है इसका। और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही 1 लाख से कम की कैटेगरी में जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो महाराष्ट्र के सासवाद शहर को दिया गया है। तो सासवाद आपका महाराष्ट्र में है, इसको दिया गया। सेकंड नंबर पर जो पुरस्कार दिया गया है ये छत्तीसगढ़ में एक शहर पड़ता है आपका पाटन। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, इसको मिला है। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के लोनावाला को यह पुरस्कार दिया गया है, 1 लाख से कम कैटेगरी में लोनावाला महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र के लगभग आपके 2 शहर इस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। अब राज्यों की कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यों की श्रेणी में किसको, तो राज्यों में आपके महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार मिला है, यहां पर एमपी को दूसरे स्थान पर रखा गया है, और इसके बाद में छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान पर। तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे राज्यों की कैटेगरी में, ये तीसरे नंबर पे। और सबसे स्वच्छ राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी है आपकी भोपाल। और सबसे स्वच्छ छावनी पूछ ले तो सबसे स्वच्छ छावनी है महू छावनी, एमपी में। ये वही मऊ क्षेत्र है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और यूपी में 2 आपके गंगा शहर, यानी कि स्वच्छ गंगा शहरों में यूपी के 2 शहर शामिल हैं, टॉप पे हैं। तो स्वच्छ गंगा शहरों में एक तो आपका बनारस, वाराणसी, और सेकंड नंबर पे है आपका प्रयागराज। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको यहां पर याद रखने हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या था, केवल 1। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेलो इंडिया के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर क्या है कि इस खेलों का शुभंकर हिम तेंदुए को बनाया गया है। शुभंकर किसको बनाया गया? हिम तेंदुआ, जिसे सीने सी या लद्दाख क्षेत्र में सान नाम दिया गया है। इन खेलों का दूसरा चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। शीतकालीन खेल दो 2024,
इसका जो शुभंकर है वो हिम तेंदुआ है, और हिम तेंदुआ का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा अनसिया। पैंथेरा अनसिया, और इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। घोस्ट ऑफ द माउंटेन किसे कहा जाता है? हिम तेंदुए को ही कहा जाता है। तो ये गेम जो है आपका 2 चरणों में खेला गया। पहला चरण इसका जो है वो लद्दाख में, और दूसरा चरण जो है, सेकंड फेज जो है इसका, वो आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए कि हिम तेंदुए को अभी एक देश है किर्गिजिस्तान, इसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक इसको बनाया है। ये भी याद रखना कि किस देश ने हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी है, तो वो है आपका किर्गिजिस्तान। और हिम तेंदुआ आपके खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभंकर रहा। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया। तो पहला ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चरण पूछ रहा है। तो दूसरा चरण जो है वो गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, और पहला चरण आपका लद्दाख में किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा केवल एक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर फैक्चुअल सवाल है कि भारत को अभी 46वें विश्व धरोहर समिति के मेजबानी और अध्यक्षता का मौका मिला है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, स्काईटेक्स द्वारा किस देश के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो ये जो हवाई अड्डा है वो सिंगापुर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किस देश ने पुलिस और सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो पापुआ न्यू गिनी एक देश है आपका। यहाँ पर पुलिस और सरकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चढ़े गए, क्योंकि इनके वेतन में क्या की गई? कटौती की गई। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। तो यहाँ पर इसके चक्कर में आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट और याद रखना कि इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ले भूले बिसरे कि पापुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है या इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो बताना पोर्ट मोरेस्बी है इसकी राजधानी, है ना। तो ये हमारी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रशिक्षण क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका। और यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से भी अगर आप जुड़ना चाहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।